हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी अपना टॉपिक है, वो टॉपिक वही है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसकी हम बात कर रहे हैं कुछ लास्ट लेक्चर से। बट टॉपिक में एक थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आप बात करने वाले हैं सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के साथ में। मीन्स यहाँ पे भी हमें एक कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे हम अभी तक करते थे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से किसी कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करते थे। एनालाइज का मतलब हम उसके सपोर्ट्स मूवमेंट निकालते थे, उसकी वर्टिकल रिएक्शंस निकालते थे, राइट, और उसका बीएमडी बनाते थे। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बेसिकली यहाँ पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की कंडीशन दी है। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई एक सपोर्ट आपका, लाइक यहाँ पे आपका एक ए सपोर्ट है, बी सपोर्ट है, सी सपोर्ट है, डी सपोर्ट है। तो कोई एक सपोर्ट आपका नीचे थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो रहा है। तो अगर किसी वजह से आपका सपोर्ट थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन होता है, तो उसकी वजह से एक एडिशनल फिक्स्ड मूवमेंट वहां पे डेवलप होता है। तो वो फिक्स्ड मूवमेंट आपका क्या होता है, जो आप नॉर्मल फिक्स्ड मूवमेंट निकालते थे लोडिंग की वजह से, उसके साथ वो एड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो उस वैल्यू के साथ में अगर हम एमडीएम से किसी बीम को एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, हमें वो यहाँ पे बात करनी है, राइट। तो यहाँ पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का एक सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी सपोर्ट का थोड़ा बहुत सेटल डाउन होना, मतलब कि थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना। वो 2 mm हो सकता है, या 3 mm हो सकता है, या 5 mm हो जाता है। और उसकी वजह से जो एडिशनल मूवमेंट्स आते हैं, तो उनके साथ में हम किस तरीके से बीम को एनालाइज करते हैं, हम वो यहाँ पे बात करते हैं। तो अब उसकी बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है, जिसपे मुझसे बोला गया है कि एक ए सपोर्ट है जो कि फिक्स्ड है, बी सपोर्ट एक सिंपली सपोर्ट है, सी सपोर्ट भी एक सिंपली सपोर्ट है, और डी भी एक फिक्स्ड सपोर्ट है। जिसमें ए से बी के लिए यूडीएल लग रहा है, बी से सी पे एक कंसंट्रेटेड लोड है 100 किलो न्यूटन का, एंड सी से डी पे आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर का वापस से यूडीएल है, राइट। इसके अलावा मुझे और क्या दिया है, तो मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे आई कितना दिया है, 3.50 इंटू 10⁻⁷ mm की पावर 4। आई मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसी तरीके से आपको ई भी दिया हुआ है, ई कितना दिया है, 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जब भी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का केस आपके पास आता है, तो ई और आई की वैल्यू आपके पास मोस्टली गिवन दी हुई होती है। तो वो वैल्यू भी आपको साथ में लेना है। और साथ में आपको क्या बोला है कि यहाँ पे जो बी सपोर्ट है वो आपका कितना सिंक कर रहा है, 2.5 mm से, तो वो आपको डेल की वैल्यू भी वहां पे आपको गिवन है, राइट। तो आपको यहाँ पे जब भी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की बात होगी, तो एक सपोर्ट जो भी आपका सिंक कर रहा है उसकी वैल्यू देगा, इसके अलावा आई देगा और ई देगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे हम इसको एमडीएम से सबसे पहले एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा वही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन, और हमारा तरीका भी इसका वही होगा जो हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही टेबल बना लेते हैं। पहला ज्वाइंट आएगा, तो ज्वाइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा, एक बी ज्वाइंट है और एक सी ज्वाइंट है। बी के लेफ्ट में भी सपोर्ट है, राइट में भी सपोर्ट है, मतलब बी ज्वाइंट होगा। और सी के लेफ्ट में भी और सी के राइट में भी सपोर्ट है, मतलब सी बी ज्वाइंट होगा। तो बी ज्वाइंट लिख दिया और सी ज्वाइंट हो गया। बी पे कौन से मेंबर है, बी ए मेंबर है, बी ए ले लिया। बी सी मेंबर है, बी सी ले लिया। इसी तरीके से सी ज्वाइंट पे सी बी और सी डी मेंबर है, तो एक मेंबर हो गया सी बी एंड सी डी, राइट। अब बी ए की बात कर रहा हूं, मुझे आर एस निकालना है। बी से ए पे जाता हूं, कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। फिर मैं बी से सी पे जाता हूं, क्या है, सिंपली है, बट साथ में और क्या है, ज्वाइंट भी है। फिर मैं सी से बी पे आता हूं, बी क्या है, ज्वाइंट है। सी से डी पे जाता हूं, क्या है, फिक्स्ड है। दैट मीन यहाँ पे सिर्फ ज्वाइंट और फिक्स सपोर्ट की कंडीशन है। तो जब भी ज्वाइंट होता है और फिक्स सपोर्ट होता है, तो हम क्या लगाते हैं, आई बाय एल लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे थ्रू आउट क्या लगने वाला है, आई बाय एल। तो बी से ए के लिए मैं सीधा लगा देता हूं आई बाय एल। यहाँ पे आई की और कोई कंडीशन नहीं दी है, ये आई को हम डायरेक्टली डेल के साथ में यूज करते हैं, यहाँ पे आपको यूज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको आई कुछ नहीं दिया, तो अब इसको आई आई छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं। तो आई आई हो जाएगा, और इसका एल पहले स्पान का कितना है, 3 है, तो इसको 3 कर दीजिए। फिर बी से सी के लिए यहाँ पे भी आई हो जाएगा, आई बाय एल हो जाएगा। आई आई है, बी सी स्पान, स्पान कितनी है, 2 मीटर की, तो आई बाय 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से सी बी, यहाँ पे भी आई बाय एल लगेगा, आई आई हो जाएगा। एल कितना है, सी बी के लिए एल है 2 मीटर, तो यहाँ पे भी आई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सी डी के लिए भी क्या लगेगा, आई बाय एल, यहाँ पे भी आई आई रहेगा, और सी डी पे एल कितना है, 3, तो ये आई बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से आर एस निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है यहाँ। फिर आपको टोटल निकालना है, टोटल मतलब ज्वाइंट का टोटल। तो बी ज्वाइंट का टोटल कर लेते हैं, तो बी ज्वाइंट पे एक है आई बाय 3, प्लस एक आपके पास है आई बाय 2, इसका टोटल कर लीजिए। 3 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। 6 को 3 से कैंसिल आउट करिए, तो 2 बचेगा, तो 2 आई, और नीचे ऊपर आ जाएगा 3 आई, मतलब ये टोटल होके आएगा 5 आई बाय 6। ये 5 आई बाय 6 हो जाएगा। इसी तरीके से सी ज्वाइंट का टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई बाय 2 प्लस आई बाय 3, इसका टोटल कर लेंगे,
तो यहाँ पे भी 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और ऊपर कितना हो जाएगा टोटल करके 5, तो इसका मतलब आएगा 5i/6, ये भी आपका फाइनल आ जाएगा। तो 5i/6 ये भी आ गया, 5i/6 ये भी आ गया, राइट। अब इसके बाद डीएफ निकालना है, तो डीएफ का सिंपल फॉर्मूला मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि होता है RS/TRS, रिलेटिव स्टिफनेस और टोटल रिलेटिव स्टिफनेस का जो रेशियो होता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो अब RS/TRS कर लेते हैं, तो पहला RS अपना कितना है 1/3, उसको इस 5i/6 से डिवाइड कर दीजिए, तो i/3 डिवाइडेड बाय 5i/6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/5, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। कैसे जाएगा, ये 3 आपका ये i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आप ये 6 कैंसिल आउट करोगे, जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास कितना i/2 को 5i/6 से फिर डिवाइड करिए, तो i/2 डिवाइडेड बाय 5i/6, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा 3i/5, कैसे हो जाएगा, i से i ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3/5 हो जाएगा। और 2/5 और 3/5 को ऐड करिए, कितना हो रहा है 1 भी हो रहा है, मतलब हमारे फैक्टर सही है। इसी तरीके से आप सी ज्वाइंट के लिए निकालते हैं, तो आप सी ज्वाइंट के लिए i/2 को फिर इसी टोटल 5i/6 से डिवाइड कर दीजिए इसके, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से आप लास्ट बचा है i/3, इसको डिवाइड करिए इस टोटल से 5i/6 से, तो ये भी कितना जाएगा 3, 6 को कैंसिल करिए तो 2 आ जाएगा, i से i कैंसिल मतलब 2/5, तो 3/5 2/5 यहाँ भी सम करेंगे तो क्या होगा 1, तो आप इस 2/5 और इस 3/5 को ऐड कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, और इनको भी दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन फैक्टर का बिल्कुल सही, राइट। तो बेसिकली ये आपका कैलकुलेट होके आ गया, कौन सा आ गया आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। अब इसके बाद हम लोग इसके क्या निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालते हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए आपको आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी है 3.50 आपको दी हुई है इंटू 10⁻6 mm की पावर 4 के फॉर्म में, और ई की वैल्यू दी है 200 kN/mm², प्लस आपको यहाँ पे डेल भी दिया हुआ, डेल मतलब बी पॉइंट आपका जो सिंक हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2.5 mm, 2.5 mm जो बी पॉइंट है वो आपका क्या हो रहा है सिंक हो रहा है, राइट। तो वो सिंक की वैल्यू आपको दी रहेगी, सिंक या जिसको सेटलमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ डेटा आपको दिया हुआ है और आपसे क्या बोला है इसको एनालाइज करना। तो पहला स्टेप आपका एज इट इज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की, स्टेप नंबर 2 जिसपे हम लोग क्या निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालते हैं, राइट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट फॉर स्पान ए बी, ए बी स्पान की बात करें, राइट। ए बी स्पान पे निकालेंगे तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैसे निकालता है, एम बार ए बी, राइट। और कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ए बी स्पान को देख लेते हैं। ए बी स्पान पे कौन सा लोड है, यूडीएल, और यूडीएल के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है, ए से बी के लिए माइनस, और यूडीएल के लिए क्या लगाते हैं WL² लगाते हैं, WL² लगाते हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट साथ में आपने ये लिया, मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे सिंकिंग की कंडीशन दी, और कौन सा सपोर्ट सिंक कर रहा है, बी सपोर्ट सिंक कर रहा है। तो और मैंने बोला कि सिंकिंग की वजह से कुछ एडिशनल मूवमेंट डेवलप होते हैं जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के साथ आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो अब बी जब सिंक हो रहा है, इसका मतलब बी सिंक हो रहा है, मतलब बी का सपोर्ट कहां चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे, और ए का सपोर्ट कहां रहेगा, ऊपर, मतलब राइट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो जब भी राइट वाला डाउन हो रहा है, मतलब सिंकिंग बी कर रहा है और आप ए पे खड़े हो, तो बी नीचे चला गया, ए ऊपर है, तो जब भी राइट डाउन होता है इसका मतलब यहाँ पे आपको माइनस लेना है। और सिंकिंग मूवमेंट होते क्या है, सिंकिंग का मूवमेंट होता है 6EI∆L² के बराबर होता है। ये सिंकिंग की वजह से एडिशनल मूवमेंट डेवलप यहाँ पे हो रहा है, वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। और कैसे ऐड करना है कि जब भी ए बी की बात कर रहे हो और बी सेटल डाउन हो रहा है, मतलब बी नीचे जा रहा है, तो ए बी में मतलब राइट नीचे चला गया, ए ऊपर है, तो आपको इसको माइनस के साथ लेना है। सेम कंडीशन अगर बी आपका एज इट इज है बट आपका लेफ्ट हैंड नीचे चला गया, तो इसको आपको काय के साथ लेना है, प्लस के साथ लेना है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको माइनस के साथ लिया। अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करते हैं, तो अगर अपन इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, एल कितना है यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 12, राइट। और उसके बाद आप चाहें तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा या एज इट इज रहने दीजिए, 6
राइट। एल स्क्वायर मतलब क्या, वही 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आप ब्रैकेट में ले लीजिए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 इंटू आई कितना दिया है 3.50 इंटू 10 पावर 7 इंटू डेल कितना है अपने पास 2.5 और डिवाइड करिए इसको किससे, अब डिवाइड करिए इसको 10⁹ से। और 10⁹ से आप क्यों डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, वो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको यूनिट भी तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है mm, तो mm को आपको मीटर बनाना पड़ेगा, तो एक mm को आपको उसको मीटर बनाना है तो 10⁻³ से डिवाइड करोगे, राइट। अब आई है, ये काय में है mm⁴ में, ई है ये क्या है mm² है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये mm² से ये mm⁴ कैंसिल होगा, तो यहाँ mm⁴ बचेगा। तो मैंने आपको बोला एक mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से डिवाइड किया। अब और कितना बच रहा है mm⁴ और बच रहा है, इसका मतलब 10⁻³ प्लस 10⁻³ मतलब कितना हो गया 10⁻6, वो इसके लिए हो जाएगा। तो 10⁻³ ये और 10⁻6 ये, तो कितना हो गया 10⁹ हो गया। इसका मतलब आपको इसको मीटर में बनाने के लिए 10⁹ से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये यूनिट की वजह से, क्योंकि वो सारी वैल्यूज आपके पास mm में, उस mm को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और 9 क्यों आया वो मैंने आपको समझा दिया, इस mm के लिए 10⁻3 और यहाँ पे ये 4 था और ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 में से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर की वजह से कितना 10⁻6 जाएगा, क्योंकि 2 mm⁴ का मतलब 1 mm, तो उसके लिए 10⁻3, फिर 1 mm उसके लिए 10⁻3, तो हो गया 10⁻6, तो टोटल हो गया 10⁻9, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया। जब इसके वजह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी जो कैलकुलेट होके आएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी, माइनस कॉमन ले लीजिए 30, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट ये वाली वैल्यू निकालोगे आएगी 11.67, तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी -41.67 किलो न्यूटन मीटर, ये आपके ए बी की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप बी ए के लिए वैल्यूज निकालेंगे, एम बार बी ए में क्या हो जाएगा प्लस का WL² 12 और ये वही रहेगा -6EI del/L², राइट। आप जब बीए के लिए निकालेंगे तो लोडिंग की वजह से यहां से लेते हैं तो क्या होता है, ये क्लॉक हो जाता है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो WL² 12 तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन आपकी बी सपोर्ट अभी भी बी सिंक कर रहा है ए बी में से, इसका मतलब जो 6EI डेल वाली कंडीशन है वो माइनस की माइनस में आएगी, इसमें कोई साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होता, ए से बी में जो रहेगा वही बी से ए में रहेगा, राइट। तो ये कंडीशन सेम हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला सॉल्व करेंगे, जैसे ये था ये सेम था तो ये 30 आया था, इसका मतलब ये भी कितना आएगा प्लस का 30, और माइनस जब आपने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे भी ई वही है, आई वही है, डेल वही है, एल भी वही है, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11.67, जैसे यहाँ ऊपर आया था। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे ये भी माइनस में ये भी माइनस में था, तो रिजल्टिंग वैल्यू कितनी आ गई थी -41.67, बट यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये माइनस होके यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 18.33, मतलब बी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 18.33 किलो न्यूटन मीटर, और काय में आएगी प्लस में आ जाएगी 18.33 किलो न्यूटन मीटर, ये बी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, किस स्पान पे जाऊंगा बीसी स्पान पे, तो अब मैं लिखूंगा फॉर स्पान BC, राइट। इसमें क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एम बार BC निकालना है, तो B से C पे जाते हैं तो कौन सा लोड लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड लोड है, कहाँ लगा हुआ है सेंटर पे लगा है, तो जब भी कंसंट्रेटेड लोड होता है और सेंटर पे होता है तो कंडीशन क्या लगाते हो -WL/8 लगाते हो, राइट, -WL/8 लगाते हैं कंसंट्रेटेड लोड के लिए। बट अब बी और सी में यहाँ पे सिंकिंग भी हो रही है, किस में हो रही है बी में हो रही है, मतलब ये बी है और ये सी है, किस में सिंक हो रहा है बी में सिंक हो रहा है, इसका मतलब अब बी नीचे जा रहा है और राइट वाला कहाँ है ऊपर है। तो जब लेफ्ट डाउन हो गया और राइट वाला क्या है अप है, इस केस में आपका जो सिंकिंग का फॉर्मूला लगेगा वो काय में लगेगा प्लस में लगेगा, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे +6EI del/L², मींस फॉर्मूला तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने माइनस लिया था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। और प्लस क्यों किया, क्योंकि ए बी में बी नीचे जा रहा था, जबकि बीसी की बात कर रहा हूं तो किसमें जा रहा है बी नीचे जा रहा है यहां से, तो लेफ्ट यहाँ पे नीचे जा रहा है, वहां पे राइट नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, तो माइनस की जगह प्लस लिख देंगे। अब वैल्यू अगर इसमें पुट करता हूं तो यहाँ पे माइनस का माइनस, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 100 इंटू आपके पास एल कितना है बीसी के लिए 2 मीटर है,
डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद प्लस 6 का 6, ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू है 200, तो 200 लेंगे। इसके बाद आई 3.50, तो 3.50 इंटू 10⁻7 इंटू 2.5 डेल की वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे इसको बाय से, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ये एल स्क्वायर है, और एल स्क्वायर मतलब इसमें बीसी स्पान पे एल कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 10⁻9 से यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एम बार बीसी की जो वैल्यू आएगी, इसको जब आप सॉल्व करते हैं बीसी के लिए आप जो वैल्यू निकालेंगे, वो बीसी आपके पास निकल के आता है 1.25 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। ये आपके पास एम बार बीसी आ जाएगा। इसी तरीके से एम बार आपको सीबी निकालना पड़ेगा, एम बार सीबी, एम बार सीबी निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, यही फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस में WL/8, और ये कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, 6EI डेल बाय एल स्क्वायर। तो इसका मतलब वैल्यू भी क्या होगी, सेम आएगी, बस क्या होगा, ये WL/8 से जो वैल्यू आपके पास आती है वो कितनी आएगी, तो WL/8 से वैल्यू आएगी -25 की जगह अब ये +25 आ जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आई थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी 26.25, तो +26.25। तो इसका मतलब इधर रिजल्टिंग जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे बनेगी किससे, सी से बी की अगर मैं बात करता हूँ तो CB बनेगा, ये बनेगा 51.25 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी है, एम बार CB की वैल्यू। क्या डिफरेंस हुआ, तो याद रखिएगा जो सिंकिंग की वजह से मूवमेंट्स होते हैं 6EI डेल बाय एल स्क्वायर, वो जब बी से सी के लिए जा रहा हूं तब भी साइन वही है, और सी से बी के लिए आ रहा हूं तब भी साइन वही है, क्योंकि सेटलमेंट वाले कंडीशन में साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज किस में होगा, जो लोडिंग की वजह से, जैसे WL/8 जब मैं बी से सी के लिए जा रहा था तो माइनस लिया, और जब उल्टा मैं सी से बी के लिए आ रहा हूं तो मैंने कहा लिया प्लस, बाकी ये एज इट इज। तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस की जगह प्लस में आ गई, +25, और ये इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो 26.25 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसको कैलकुलेट करूंगा तो 26.25 वो यहाँ है, इसको ये टोटल किया तो 51.25, जबकि यही चीज उधर क्या हो गई थी, माइनस हो गई, राइट। अब आपकी लास्ट स्पान बचती है CD स्पान, तो CD स्पान पे फिक्स्ड मूवमेंट आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एम बार CD निकालेंगे। अब CD स्पान की अगर मैं बात करता हूं तो वहां सिर्फ क्या लगा हुआ है, सिर्फ UDL लगा है। C और D में कोई सपोर्ट आपका सिंक हो रहा है क्या, मैंने बोला कि आपका डेल जो दिया था सिर्फ किस पॉइंट पे सिंक हो रहा था, B पॉइंट पे सिंक हो रहा था। CD में कहीं सिंकिंग दी है क्या, नहीं दी है। अगर CD में होती तो मैं उसको भी कंसीडर करता, बट यहाँ पे C और D में कोई सिंकिंग नहीं है, इसका मतलब विदाउट सिंकिंग सिर्फ फिक्स्ड मूवमेंट का फॉर्मूला लगेगा, एक लगेगा -WL² डिवाइडेड बाय 12, माइनस W की वैल्यू कितनी है 50 इंटू L कितना है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, इससे इसका फिक्स्ड मूवमेंट आ जाएगा 50 इंटू आप क्या करेंगे 3, लास्ट आप जो करेंगे उसमें वैल्यू करेंगे, यहाँ पे डेल 0 हो गया, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा -37.5 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से MDC निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में सेम वैल्यू +WL² डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा +37.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ इस लोडिंग की वजह से आएगी, बिकॉज यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो जब यहाँ पे डेल की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म आपका जो लास्ट में होता है CD स्पान पे क्या हो जाता है 0। तो सिर्फ आपको फिक्स्ड मूवमेंट की कंडीशन लगानी है जो लोडिंग की वजह से है, तो UDL है तो WL² 12 लगा देंगे, W की वैल्यू आपको 50 दी हुई है, L की वैल्यू वहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो एक बार माइनस में जाएगा, दूसरी बार वही चीज क्या आ जाएगी प्लस में। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए, 2 में अपन ने फिक्स्ड मूवमेंट निकालिए, और सिंकिंग की वजह से जो चेंजेस हुए वो यहीं पे हुए जो 6EI बाय डेल बाय L² की वजह से हुए। इसके अलावा बाकी अब नॉर्मल कंडीशन है, तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसका नाम है फाइनल मूवमेंट्स। नाउ स्टेप नंबर 3, राइट, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं FM मींस फाइनल मूवमेंट्स। सो लास्ट जो हमने 2 स्टेप्स हमने डिस्कस की जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने फिक्स्ड मूवमेंट निकाली है, सेकंड स्टेप में सिर्फ जो सिंकिंग की बात होती है तो जो फिक्स्ड मूवमेंट्स निकालते हैं सिर्फ फिक्स्ड मूवमेंट के फॉर्मूले में चेंज होता है। इसके अलावा MDM का जो प्रोसेस है वो वैसे ही रहेगा उस केस के लिए, और जो E और I की वैल्यू दी रहती है और डेल की वैल्यू वो फिक्स्ड मूवमेंट में ही आपको वहां यूज करनी है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं करनी, ये चीज याद रखें, राइट। तो अब फाइनल मूवमेंट निकालना है तो अब तरीका वापस से हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हम MDM में करते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमारा बीम है एज इट इज हमने एक बीम ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, जिसमें आपका A फिक्स सपोर्ट हो गया, B पॉइंट हो गया, उसके बाद C ज्वाइंट हो गया, उसके बाद D पॉइंट हो गया।
और उसके बाद क्या किया, जो बी ज्वाइंट था वहां पे आपने एक बॉक्स बनाया जिसपे जो फर्स्ट स्टेप में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले। फर्स्ट निकाला था 2/5 और सेकंड निकाला था 3/5, जो बी ए के लिए निकाला था और बी सी के लिए निकाला। और फिर आपने सी ज्वाइंट पे निकाला था सी बी के लिए 3/5 और सी डी के लिए निकाला था 2/5। वो आपने यहाँ पे फैक्टर्स मेंशन कर दिए। उसके बाद आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट के ऊपर गए। फिक्स्ड एंड मूवमेंट में आपने ए से बी के लिए एम बार ए बी आपने निकाला था -41.67, वो यहाँ मेंशन कर दिया। फिर आपने निकाला था बी से ए के लिए +18.33। फिर आपने निकाला था एम बार बी सी +1.25। फिर आपने निकाला था एम बार सी बी 51.25, वो आपने यहाँ निकल लिया। फिर आपने निकाला था सी डी -37.5 और फिर लास्ट निकाला था डी से सी के लिए, वो था +37.5। वो सारे मूवमेंट्स आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये मेंशन कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप ऊपर आ गया, बी और सी ज्वाइंट पे फैक्टर लिख दिए, सेकंड स्टेप के जो मूवमेंट्स निकाले थे वो लिख दिए। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला सपोर्ट आपका क्या है। इस टेबल को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले दोनों एंड को सॉल्व करिए और फिर ज्वाइंट को सॉल्व करिए। तो अगर मैं एंड ए की बात करता हूं तो ए पे कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। और मैंने आपको हमेशा से बोला है कि फिक्स जो सपोर्ट होता है इसके ऊपर मूवमेंट कैलकुलेट होता है। सिर्फ मूवमेंट किस पे नहीं होता है, सिंपली सपोर्ट पे, रोलर सपोर्ट पे या हिंज सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो। तो वहां पे हमें जीरो बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब यहाँ मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो -41.67 लगा है उसको एज इट इज लिखे रहे, इस पे हमें कुछ नहीं करना। मतलब अगर एंड फिक्स्ड है तो वहां पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना, उसको एज इट इज रहना। अब इसी तरीके से डी एंड पे आ जाइए, यहाँ पे भी आप देखते हैं तो सेम सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस पे भी 37.5 का मूवमेंट आ रहा है और ये इसको कैरी कर सकता है, तो हमें उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे ए पे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, डी पे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स सपोर्ट है। तो अब क्या बचा, अब बचा पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसका मतलब बी और सी की अब हम बात करेंगे, मतलब ज्वाइंट बी और ज्वाइंट सी के बारे में। तो अगर मैं बी ज्वाइंट की बात करता हूं तो बी ज्वाइंट पे मैं देखता हूं कि एक तरफ एक मूवमेंट आ रहा है 18.33 का और दूसरे तरफ एक मूवमेंट आ रहा है 1.25 का। एक तरफ आपका जो मूवमेंट आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ज्वाइंट बी की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट बी। बी ज्वाइंट कुछ इस तरीके से, यहां पे मूवमेंट कितना आ रहा है, प्लस का 18.33 और उस तरफ कितना मूवमेंट आ रहा है, प्लस का 1.25। तो जब मैं इन दोनों मूवमेंट को ऐड करता हूं, 18.33 और 1.25 को ऐड करूंगा, तो एक वैल्यू आ रही है जो इसको बैलेंस कर रही है क्या, नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 18.33 का मूवमेंट है और यहाँ पे कितना है 1.25 का है। मतलब इधर अलग मूवमेंट आ रहा है, इधर अलग मूवमेंट आ रहा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ बैलेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। यहाँ मूवमेंट ज्यादा है, इधर की वजह से क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब आप दोनों को ऐड करो तो जीरो आना चाहिए। तो अब मैं 18.33 प्लस 1.25 करता हूं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने किया 18.33 प्लस किया 1.25, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस फैक्टर से, 2/5 से, 2/5 से। और जो रिजल्टिंग वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई करके, उसका साइन चेंज करूंगा। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 7.832। उसका साइन चेंज करूंगा, प्लस से क्या करूंगा, माइनस, और यहां पे लिख दूंगा। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 से, नेक्स्ट फैक्टर से। तो वैल्यू आएगी प्लस में, उसको माइनस में लिखूंगा, वो आएगी 11.75, तो -11.75। अब इसी तरीके से सी ज्वाइंट पे आ जाऊंगा। सी ज्वाइंट पे आपकी वैल्यू क्या है, 51.25 और -37.5, इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस 51.25 -37.5, इससे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 से, तो आएगा 8.25, जो कि आएगा प्लस में, तो मैंने यहां पे लिया है माइनस। इसी तरीके से फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 से, जो कि आएगा प्लस में 5.50, लूंगा कितने, -5.50, और उसके बाद यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं इस तरीके से, राइट। और उसके बाद क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद आपको जो नई वैल्यूज आई हैं, जैसे ये 18.33 पहले से अपनी फिक्स्ड मूवमेंट की है, नई वैल्यू क्या आई 7.83, तो ये 7.832 अपना कैरी ओवर ट्रांसफर करेगी इसके दूसरे एंड पे। कैरी ओवर का मतलब हाफ मूवमेंट, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब 7.832 को डिवाइड करिए 2 से, तो आएगा 3.96, वो यहां पे आ जाएगा, इसका आधा। और इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक एंड पे अगर मैं कोई मूवमेंट अप्लाई करता हूं, जैसे कि लाइक ये कोई बीम है, ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे ये कोई ज्वाइंट है भी, यहाँ पे मैंने कोई मूवमेंट अप्लाई किया, लाइक मैंने ये क्लॉकवाइज एक मूवमेंट अप्लाई किया, तो इसका आधा मूवमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज में m/2 मूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो वही कैरी ओवर हम कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 7.832, तो उसका आधा क्या हुआ, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितना अप्लाई हुआ, 11.75, कितना अप्लाई हुआ, 11.75, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इस एंड पे चला जाएगा, जो कि हो गया 5.875। इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया हुआ 8.25, तो इसका हाफ इस एंड पे आ जाएगा, जो कि है 4.125 माइनस में। इसी तरीके से यहाँ पे 5.150 नई वैल्यू आई, तो इसका हाफ इस तरफ चला जाएगा, जो कि हो जाएगा, आप हाफ करके लिख देंगे, तो वो आप लिख दीजिएगा कितना, 2.75, वो यहाँ पे आ जाएगा, किसमें, माइनस के साथ। तो इस तरीके से आप हाफ ट्रांसफर कर देंगे। अब हाफ ट्रांसफर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू आई थी क्या, नहीं, तो इधर पे कुछ कैरी ओवर आएगा, नहीं, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कोई वैल्यू आई यहाँ से, नहीं, ये खाली है ना, यहाँ से कोई कैरी ओवर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आप लिख दिया, 0 लिख दिया। दैट मीन अब बी ज्वाइंट पे फिर से आऊंगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -4.125 है, तो अभी भी बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब फिर से मैं वही करूंगा, 0 -4.125, तो क्या आएगा, -4.125, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 से, तो वैल्यू आएगी 1.65, काय में आएगी, माइनस में, लिखूंगा काय में, प्लस में, उसका साइन चेंज करके सेम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो फिर वो कैरी ओवर दे रहा है दूसरे एंड, क्योंकि ये अप्लाइंग वैल्यू है। पहले हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं और फिर साइन चेंज करके उतनी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो डिफरेंस खत्म हो। लेकिन वो एक बार में नहीं होगा, वो धीरे धीरे खत्म होता है, तो ये साइकिल इसी तरीके से आपकी चलती रहती है। तो फिर मैंने वापस किया, तो ये 1.65 आया, इसी तरीके से फिर 0 -4.125 मतलब 4.125 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो ये आएगा 2.475, जो कि मैं प्लस में लिखूंगा। इसी तरीके से सी ज्वाइंट पे आऊंगा, यहाँ पे -5.875 और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 5.875 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करूंगा, तो ये आएगा 3.525, लेकिन माइनस है तो नीचे प्लस में लिखूंगा। फिर वही 5.875 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 से, तो आएगा 2.35, जो कि लूंगा प्लस। अब फिर कैरी ओवर, तो अब कैरी ओवर का मतलब इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ आप जो ट्रांसफर करेंगे इधर करेंगे, इसका हाफ आप इधर करेंगे, राइट, और इसी तरीके से इसका हाफ आप जो करेंगे वो इस एंड पे करेंगे, तो ये हाफ मोमेंट हुआ। फिर जब ये हाफ इधर आ गया, बट इधर से इधर कुछ गया क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपने फिर 0 लिख दिया, इसका हाफ ये आ गया, इसका हाफ ये आ गया, इधर से कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे फिर 0 आ गया। फिर अब आपके पास ये दो वैल्यूज हैं और यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, फिर वही बी ज्वाइंट के साथ आप करेंगे, फिर सी ज्वाइंट के साथ करेंगे, और ये आपको कब तक करना है, तब तक कि ये वैल्यू डिक्रीज होके 0 में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये कैलकुलेशन चलता रहे, और वो 0 ऑलमोस्ट जब तक आप 5 टाइम्स नहीं करेंगे तब तक वो 0 नहीं आए। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी, पहले दोनों को ऐड करिए, फिर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इस तरफ, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इस तरफ, फिर उसका हाफ ट्रांसफर करिए, फिर लाइन बनाइए, फिर दो वैल्यू आ जाएंगी, फिर वही करिए, दोनों को ऐड करिए, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इस तरफ, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इस तरफ, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाती है। और ऑलमोस्ट जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आया ट्रांसफर होके हाफ 0.008, जो कि हाफ था 0.36 का, वो आ गया 0.008। इसी तरीके से यहाँ पे ये हाफ आया इसका और ये हाफ आया इसका। यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 0.15, तो इस तरफ थी 0.22, तो 0.22 का हाफ उस तरफ जाएगा, तो 0.22 का हाफ आपने ले लिया 0.11, और इस तरफ से हाफ आएगा, वो इस तरफ वैल्यू कितनी थी 0.32, तो 0.32 का हाफ आ गया 0.16, राइट। इधर कुछ नहीं आएगा तो 0, इधर कुछ नहीं आएगा तो 0। फिर इन दोनों को ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से, तो यहाँ आएगा -0.06, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और फिर इन दोनों को ऐड किया, मतलब 0.16 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो वैल्यू आएगी -0.10। इसी तरीके से अब 0.11 और 0 मतलब 0.11, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 से, तो आएगा 0.07, जो कि माइनस में, क्योंकि ऊपर प्लस है, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस में 0.04। उसके बाद लाइन बनाने के बाद टोटल करेंगे तो फाइनल मूवमेंट निकालेंगे, बिकॉज अब ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के फॉर्म में आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके बाद भी कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको और आगे तक लेके जाते हैं जब तक 0 ना हो जाए, तो आपका एरर पूरा खत्म हो जाएगा। बट आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे आके खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल मूवमेंट मैंने लिख दिया, और फाइनल मूवमेंट के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये -41.67 -3.96 प्लस 0.825 -0.36 प्लस 0.08 को जब टोटल करेंगे तो आएगा -45.04। इसी तरीके से यहाँ से टोटल करेंगे 18.33 -7.832 प्लस 1.65 -0.71 0.15, और इसी तरीके से -0.06, इसको सब टोटल करेंगे तो प्लस 11.53। इसी तरीके से यहाँ की टोटलिंग करेंगे तो यहाँ -11.53, इधर की टोटलिंग करेंगे प्लस का 40.98, और उस तरफ का टोटल करेंगे -40.98, और उस तरफ का टोटल करेंगे तो वो आएगा 35.76।
0.79 के बराबर। अब आप देख सकते हैं ये फिक्स सपोर्ट था, ये फिक्स सपोर्ट था, तो यहाँ एक मूवमेंट आ रहा है वो कैरी कर सकता है। डी भी फिक्स सपोर्ट था, ये भी फिक्स सपोर्ट था, यहाँ एक मूवमेंट आ रहा है जो कि ये कैरी कर सकता है। और बी ज्वाइंट क्या होता है, तो ज्वाइंट हमेशा बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब जितना मूवमेंट इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, और इन दोनों को जब सम करूंगा तो हमेशा जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस 11.53 और इस तरफ क्या आ रहा है माइनस 11.53, तो बैलेंस भी हो रहा है और इनका सम करिए तो जीरो भी हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर अब यहाँ बैलेंस हो। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो सी ज्वाइंट में भी सेम कंडीशन हो रही है, यहाँ प्लस 40.98 या माइनस 40.98, मतलब यहाँ भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब ज्वाइंट पे हमेशा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बैलेंस करेगा, चाहे वो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। एमडीएम से कर रहा हूँ तो एमडीएम के अकॉर्डिंग मूवमेंट आ गया, अगर मैं इसमें टीएमटी लगाऊंगा तब भी दोनों तरफ हमेशा स्ट्रक्चर में ज्वाइंट पे क्या होगा, बैलेंस होगा। या कोई मैं डिफरेंट मेथड लगाऊंगा तब भी क्या होगा, ये बेसिकली बैलेंस ही करेगा। तो ज्वाइंट पे हमेशा बैलेंसिंग मूवमेंट ही आता है, जो कि अभी यहाँ आ रहा है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कितने भी करें, किसी भी मेथड से करें, इसी तरीके से फाइनल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं अब, स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 में हम लोग यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे वो बीएमडी ड्रॉ करेंगे, बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो बीएमडी बेसिकली होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो तरीका आपका वही सेम रहेगा जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया। और इससे पहले अगर आप इसकी रिएक्शंस भी निकालना चाहते हैं तो आपका जो प्रोसेस रहेगा वो वही रहेगा जो लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बताया। तो टीएमटी में भी वो रिएक्शन मैंने निकालना सिखाया आपको, और लास्ट लेक्चर में जो इसके न्यूमेरिकल्स किए हमने कंटीन्यूअस बीम के, उसी सेम तरीके से आप इसकी भी रिएक्शंस निकाल सकते हैं और उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, राइट। तो आपका तरीका वही रहेगा कि बी ए निकालने के लिए बी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, बी निकालने के लिए सी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, फिर बी सी निकालने के लिए डी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, राइट। और फिर लास्ट डी निकालने के लिए वापस सी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, लेकिन राइट हैंड साइड से ले लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप इसकी रिएक्शंस निकाल सकते हैं। बट अब यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्टली बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं इसका, राइट। तो अब बीएमडी को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जैसा आपका बीम होता है एज इट इज आप एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये आपने एक बेस लाइन ले ली, राइट। और उसके बाद ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका डी पॉइंट हो गया। और फिर क्या करना है, आपने ए पे जो मूवमेंट निकाला है, ए पे आपने मूवमेंट जो निकाला वो कैसे निकाला, तो ए का आप मूवमेंट देख लीजिए आपने कैसे निकाला, तो वो आपका निकला था -45.04, और क्या था माइनस 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 मतलब एंटी क्लॉक, और ये एंटी क्लॉक का मतलब ये एरो इसको कहां लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। दैट मीन आप ये ए पॉइंट पे जो लाइन बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 45.04, राइट। अब इसी तरीके से आप बी पॉइंट पे आ जाइए, ये तो बात हो गई अपने ए पॉइंट के लिए। अब बात मैं करता हूं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे भी आपने मूवमेंट निकाले, और वो मूवमेंट्स क्या निकाले थे, वो आपने निकाले थे 11.53। यहाँ पे मूवमेंट क्या निकाला था आपने 11.53, जिसमें आपने बी से ए के लिए ये निकला था क्लॉक में, मतलब पॉजिटिव था, और बी से सी के लिए ये निकला था माइनस, मतलब एंटी क्लॉक था। दैट मीन यहाँ पे क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है, मतलब ये कहाँ लेके जाएंगे, ये बी बीम को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि पहला आपका अगर आ रहा है क्लॉक में और फिर दूसरा आ रहा है एंटी क्लॉक में, ज्वाइंट के ऊपर, तो इस कंडीशन में आपकी लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। लेकिन इसका उल्टा आता है, अगर पहला आपका माइनस आता है और दूसरा प्लस आता है तो लाइन कहाँ जाती है, नीचे जाती है। तो अभी के केस में प्लस और माइनस है, मतलब यहाँ पे भी लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और वैल्यू कितनी निकली है 11.53, मतलब यहाँ पे आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई और यहाँ पे लिख दिया 11.53, जो कि ये वाली लाइन से छोटी होगी बिकॉज इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम। अब इसी तरीके से आप सी ज्वाइंट पे आ जाएंगे, तो सी ज्वाइंट के आप मूवमेंट्स देख लेते हैं। सी ज्वाइंट पे आपने कितने मूवमेंट्स निकाले, वो निकले थे 40.98 के बाद, जो कि यहाँ पे आपका क्या था प्लस और इस तरफ क्या था माइनस, और वैल्यू कितनी थी 40.98। इसका मतलब ये भी प्लस और माइनस में है, मतलब यहाँ भी लाइन कहाँ जाएगी ऊपर, और 40.98 मतलब इससे छोटी रहेगी बट इससे बड़ी लाइन रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ जो कि है 40.98 के लिए, और इसके बाद लास्ट वैल्यू आपने जो निकाली थी वो 35.79 निकाली थी, जो कि क्लॉक थी। इसका मतलब यहाँ पे प्लस था तो क्लॉक जाएगी, तो 35.79 मतलब इससे थोड़ी सी छोटी लाइन 35.79 की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला देते हैं, राइट। तो ये जो डायग्राम बना है सी, तो ये पॉइंट है डी, इसको बोलते हैं कौन सा, फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो किसके वजह से बनता है, जो आपने स्टेप नंबर 3 में फाइनल मूवमेंट्स निकाले उसके रिस्पेक्ट में बनता है, राइट। तो ये जो फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है
इसके बाद अब इसके ऊपर से फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है जो लोडिंग की वजह से बनता है। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर फ्री बाइंडिंग मोमेंट। अब फ्री बाइंडिंग मोमेंट के लिए क्या देखेंगे, एबी स्पान पे कौन सा लोड है, तो कौन सा लोड लगा एबी स्पान पे, यूडीएल लगा। और यूडीएल जब लगा रहता है तो क्या ड्रॉ करते हैं, पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा हुआ। पैराबोला क्यों ड्रॉ करते हैं, तो पैराबोला के लिए मैंने बताया आपको कि जब भी अगर कोई स्पान है और इसके ऊपर ऐसे यूडीएल लगा हुआ है तो इसके वजह से जो फेलियर होता है वो कुछ इस शेप में होता है। इसका मतलब हम क्या बनाते हैं, इसके लिए पैराबोला बनाते हैं। तो पैराबोला बनाते हैं, लेकिन अब वो पैराबोला कितनी हाइट का बनाना है, इतना यहां तक बनाना है, यहां तक बनाना है, यहां तक बनाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं पैराबोला की, पैराबोला की हाइट निकालने के लिए। जैसे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये पैराबोला यहाँ पे ऐसा ड्रॉ होगा, इसकी आप ये हाइट निकाल सकते हैं कितनी हाइट का बनाना है। और वो हाइट किससे निकलती है, WL²/8 से निकलती है। तो यहाँ पे W की वैल्यू है 40, L की वैल्यू है 3, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 45। इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, 45 के बराबर। तो 45 क्या होगी, इससे ऑलमोस्ट बराबर होगी, तो ऑलमोस्ट बराबर पे ले आना, इससे ज्यादा होगी तो ये ज्यादा हाइट पे। अब इसी के बाद हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट लोड के लिए हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए ये हो गया और ये पॉइंट हो गया। और ये ट्रायंगल इतनी हाइट का क्यों आया, बिकॉज इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। और इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, तो जब भी कंसंट्रेटेड लोड लगा हो और सेंटर पे लगा हो तो उसके लिए WL/4 से इसकी हाइट निकलती है। तो जब ये निकालेंगे तो ये 50 किलो न्यूटन मीटर के बराबर आ रही है। W की वैल्यू है 100 इंटू L मतलब है 2 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 इससे भी ज्यादा है, इससे सारी वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए इसकी हाइट आप ज्यादा रखिएगा। ये वैल्यू आपकी हाइट होगी। अब लास्ट वाले पे जाते हैं, फिर लगाए यूडीएल, इसका मतलब फिर पैराबोला बनेगा। और फिर पैराबोला के लिए हाइट कैसे निकलेगी, WL²/8। जो हाइट आप निकालोगे वो आपकी 56.25 के अप्रॉक्स आएगी, मतलब सारी वैल्यू से ज्यादा। तो यहाँ भी जो पैराबोला बनाओगे उसकी भी हाइट आपकी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इसकी हाइट भी आप निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला WL²/8 से जो आपने यहाँ निकाला। और ये सब ड्रॉ करने के बाद आप इसमें हैचिंग करते हो, तो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन मतलब बिटवीन आपकी जो फिक्स बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था उसकी लाइन और जो फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया उसकी लाइन, उन दोनों लाइनों के बीच में बस आपको हैचिंग करनी है। ये यहाँ पे इसी तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ हैचिंग हो जाएगी, राइट। इन दोनों के बीच में यहाँ हैचिंग हो जाएगी, इन दोनों के बीच में ये हो जाएगी, यहाँ पे हैचिंग हो जाएगी। ये अपनी जो हैचिंग होती है ये रिजल्टिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। रिजल्टिंग मतलब जो बचा हुआ मूवमेंट है जो इस सेक्शन पे लगेगा और जिसके लिए बेसिकली स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन का मतलब जैसे कि ये बीम है, जैसे आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं बीम होते हैं। तो डिजाइनिंग का मतलब कि उसमें स्टील कितना लगेगा, उसकी डेप्थ बीम की कितनी होगी, उस बीम की विड्थ कितनी होगी, उसमें जो रिंग्स लगती हैं स्ट्रप्स जिसको बोलते हैं वो स्ट्रप्स कैसे लगेंगी। शेयर के लिए आप स्ट्रप्स लगाते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील लोहा लगाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टील लगाते हैं वो बाइंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए लगाते हैं। तो बेसिकली वो इन्हीं मूवमेंट के लिए डिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ से एक मैक्सिमम मूवमेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस मूवमेंट के लिए उस बीम को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं। तो इसलिए हमें ये मूवमेंट निकालना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने हैचिंग कर दी। उसके बाद आपको प्लस माइनस देना है। तो जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है फिक्स बाइंडिंग मोमेंट वाली, ये जा रही है, इस लाइन के नीचे नीचे एक माइनस कंसीडर किया जाता है, मतलब नेगेटिव मूवमेंट। और इस लाइन के ऊपर ऊपर पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, मतलब ये पॉजिटिव मूवमेंट है। इसके नीचे है मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसके नीचे है मतलब नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे है मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कि टेंशन से, टेंशन नीचे आ रहा है तो हम नेगेटिव मूवमेंट बोल देते हैं, ऊपर आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, या उसका उल्टा नीचे आ रहा है उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, ऊपर टेंशन आ रहा है तो उसको नेगेटिव बोल देते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट इस बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली ये डायग्राम आप लोग बना के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये रिजल्टिंग वैल्यू अगर निकालनी है, जब नंबर ऑफ बुक्स आप खोलते हैं और उसमें आप ये डायग्राम देखते हैं तो ये डायग्राम के ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखी रहती है जिसका कोई कैलकुलेशन वहां पे मेंशन नहीं किया जाता। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो ये इस रिजल्टिंग की वैल्यू होती है। जैसे इसकी निकालेंगे तो ये जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो आ रही है 16.72 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से इसकी अगर निकालेंगे तो ये आ रही है आपकी 23.75 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से आप इसकी निकालेंगे तो ये आ रही है 17.87 किलो न्यूटन मीटर। और निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे लोड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसको एक बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करिए, जैसे आपने ये हाइट निकाली तो ये हाइट कितनी है आपकी आई 45। इस 45 में से माइनस कर दीजिए यहाँ का मूवमेंट 45.04 और उसके दूसरे साइड का मूवमेंट 11.53, इसका एवरेज लेके। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ये वाली हाइट ले लिया और आपको ये वैल्यू माइनस करनी है।
तो ये माइनस करनी है मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वैरी कर रहा है, जब कोई चीज वैरी करती है तो उसका एवरेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, तो इसका एवरेज लोगे तो यहाँ निकल आएगा, तो इस टोटल में से आप ये माइनस कर दीजिए तो ये वैल्यू निकल आएगी, बस वही तरीका है। 45 में से एवरेज लेके माइनस कर दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.72, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे भी क्या करिए, ये टोटल हाइट है, उसमें से ये माइनस कर दीजिए इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 11.53 और यहाँ का 40.982 का एवरेज। तो यहाँ पे अगर अपन को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन हाइट निकली थी 50, उस 50 में से माइनस कर दीजिए किसको, तो यहाँ पे था 11.53 प्लस उस तरफ कितना था 40.9 डिवाइड बाय 2 करके एवरेज माइनस कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी सेंटर की वैल्यू 23.75 आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसमें भी क्या किया, ये टोटल हाइट में से एवरेज मतलब ये माइनस कर दिया। इसी तरीके से सेम तरीके से इसकी हाइट ले लीजिए और इस हाइट में से ये एवरेज माइनस कर दीजिए, इसका एवरेज 40.9 और इसके तरफ से 31.79 का एवरेज ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू 17.87 आ जाए, राइट। तो इस तरीके से आप ये फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब एवरेज लेके माइनस कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि एवरेज कब माइनस होता है, जब आपकी सेंटर की कंडीशन, जैसे यहाँ पे यूडीएल है, यूडीएल के केस में एवरेज ले सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो सेंटर पे इक्वल बैलेंस हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पे, फिर वापस यूडीएल, लेकिन सेंटर पॉइंट लोड रहता है और उस कंडीशन में रिजल्टिंग वैल्यू निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लेफ्ट या राइट से आप मूवमेंट लेके वो रिजल्टिंग वैल्यू निकाल सकते हो, जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी हुआ है। सो इस तरीके से इसका बीएमडी आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे पोर्टल फ्रेम की विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थैंक यू।